हेलो एवरीवन, आई एम अभिरुचि सिंह और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी में। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था। आज मैं आपके सामने इसी का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी उसका लिंक। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और जो भी मैं आपके टॉपिक कवर करूंगी वो जो नया सिलेबस आया है आपका यू सीटेट के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से या न्यू सिलेबस के हिसाब से आने वाले हैं। और अगर मैं एग्जाम्पलर्स की बात करूं तो मैं इसी चैनल पे हमने एक वीडियो बनाया जिसमें एग्जाम्पलर्स को डिटेल में स्टडी किया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे सीटेट में वो आपके अधिकतर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वन लाइनर नहीं आएंगे। उसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर भी करना है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है और इसके लिए आपको डिटेल या डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है? माता पिता से या अपने पूर्वजों से हमें गुणों का मिलना या कैरेक्टरिस्टिक्स का मिलना, यही हमारा हेरिडिटी है। हेरिडिटी एक क्या है? आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है जो हर पीढ़ी पे देखी जाती है। माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज व्हाट ए पर्सन इज बोर्न विद। हेरिडिटी क्या है? जो भी गुणों के साथ, जो भी फिजिक के साथ बच्चा पैदा होता है, जिस तरीके से बच्चा पैदा होता है वो उसको हेरिडिटी से मिलता है। जो भी उसके अंदर क्वालिटीज होंगी या कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो उसे हेरिडिटी से मिले। उसने अभी एक्वायर नहीं किए एनवायरमेंट से, वो उसको हेरिडिटी से मिले हैं। हेरिडिटी इज ए स्टैटिक। हेरिडिटी क्या आपका एक स्टैटिक है, मतलब ये चेंज नहीं होती है। अगर हम बच्चे के आई कलर की बात करें तो बच्चे का आई कलर लाइफ लॉन्ग ब्लैक, अगर ब्लैक है तो लाइफ लॉन्ग ब्लैक ही रहेगा, वो कलर कभी चेंज नहीं होता है। Transmission of mental and physical traits from parents to offspring at the time of conception, such as color of eye, height, color of hair, intelligence and etc. फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट्स मीन्स होता है कैरेक्टर्स। मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से? पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होना। किस समय? कंसेप्शन, गर्भ धारण के समय। जैसे आई कलर, आंखों का रंग, लंबाई, बालों का रंग और बुद्धिमत्ता, ये सारी चीजें किसके? पेरेंट्स से बच्चों को मिलती हैं जब गर्भ धारण का समय होता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी, ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन मेंडल ने पहली बार हेरिडिटी पर परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ये हमारा जो टाइम होता है गर्भ धारण का, द यूनियन ऑफ फीमेल एंड मेल जर्म सेल, जो फीमेल और मेल जर्म सेल होती हैं, कॉजेज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, द फर्टिलाइज्ड एग नोन एज जाइगोट। फीमेल और मेल से यूनाइट होती हैं और क्या बनता है? हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होती है। और जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आपका यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जब फीमेल और मेल सेल आपस में यूनाइट होते हैं तो क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा जाइगोट। और अगर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जाइगोट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस विच फॉर्म जाइगोट, जिसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्सेल है, एक्सेल में 23 क्रोमोसोम है, स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम है। जब ये आपस में यूनाइट होते हैं, इनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और यही आगे जाइगोट आगे चल के बेबी बनता है। तो बेबी में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा और ये बनता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी बेबी में या किसी भी ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे जाए तो वो 46 होते हैं। अगर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे जाए, जोड़े जो है वो पूछे जाए कि क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं, तो आप बोलेंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। चलिए अपनी नेक्स्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल।
मेल में आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही होते हैं। लेकिन सारे के सारे क्रोमोसोम आपके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते। सिर्फ आपका जो मेल का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब लास्ट के जो आपके 45 और 46 नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं, वही आपके सेक्स डिटरमाइन करते हैं। वो भी मेल के जो होते हैं, लास्ट के 2 क्रोमोसोम, वो आपका सेक्स डिटरमाइन करते हैं। उससे डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। इट मीन्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रोमोसोम है वो मेल के पास है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आपके आइडेंटिकल ट्विंस मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जो आपस में बिल्कुल समान। आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन एग एंड वन स्पर्म। Identical twins resemble each others. They share same sex and characteristics. यहाँ पर हम डायग्राम के द्वारा सीधे समझते हैं कि देखिए यहाँ पर एक स्पर्म है और एक एग है, ये आपस में फ्यूज हुए, इनमें फ्यूजन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं यूनाइट हुए। यूनाइट होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुई, देन ये जाइगोट डिवाइड होता है और आपके 2 बेबीज में बॉर्न होते हैं। इसका मतलब है सेम स्पर्म और सेम एक ही एग से, एक ही स्पर्म से या एक ही जाइगोट से 2 बेबी बन रहे हैं, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीन्स होते हैं, वो भी इनमें सेम होते हैं। सेम जीन्स होने की वजह से जो आपके बेबी बनते हैं, उसके बेबी जो बॉर्न होते हैं, वो दोनों, अगर एक बेबी गर्ल है तो दूसरी भी बेबी क्या होगी, गर्ल ही होगी। दोनों का सेक्स होगा सेम, होगा जेंडर सेम होंगे आपके बेबीज के, और वो दिखने में भी सेम होंगे, उनका मेंटल स्टेटस भी सेम होगा, उनकी सारी चीजें, उनका कलर, रंग, बाल का जो बालों का कलर है आपका सारा सेम होगा। तो आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, वो गुणों में भी बहुत ज्यादा मिलते हैं एक दूसरे से। और फैटर्नल ट्विंस की बात करें, फैटर्नल ट्विंस आपके दे डेवलप फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ एग्स एंड स्पर्म, दे हैव सेम सेक्स और डिफरेंट। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको डायग्राम से। देखिए ये 1 स्पर्म है और ये आपका 1 एग है, और ये 1 स्पर्म है और 1 एग है, मतलब 2 स्पर्म 2 एग्स। ये एक ही वूम के अंदर है, और ये एक ही समय में आपके फर्टाइल होके जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए एक ही वूम में, एक ही समय में मदर के वूम में, आपके गर्भाशय में 2 जाइगोट बने, और जिससे आपके 2 बेबीज बॉर्न होंगे। ये 2 बेबी सेम जेंडर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जरूरी है कि उनका जेंडर सेम ही हो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये आपके फैटर्नल ट्विंस है। फैटर्नल ट्विंस देखिए, एक गर्ल है एक बेबी बॉय, तो ये गर्ल और बॉय भी हो सकते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल रिजेंबल करें एक दूसरे से। आई कलर भी चेंज हो सकता है, आपका हेयर कलर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। लॉज ऑफ हेरिडिटी। लॉज ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो लॉज ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय 2 आपके लॉज दिए थे। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। ये जीन्स के बारे में, जीन्स कैसे माता से बच्चों में, माता पिता से बच्चों में जाता है और किस तरीके से जाता है, उनका प्रभाव क्या होता है, ये लॉज हमें ये बताते हैं। If the traits of one gene are not manifest in first generation, it doesn't mean that they die. अगर एक करेक्टरिस्टिक या आपका जो एक जीन का करेक्टरिस्टिक है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा, माता पिता के बच्चों में नहीं दिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो करेक्टरिस्टिक है वो मर चुका है, वो अब कभी नहीं दिखेगा। वो आपको उसकी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी मिल सकता है। जैसे आपका क्या है कि जैसे मम्मी के बाल आपके काले हैं और पापा के आपके ब्राउन है, ब्लैक एंड ब्राउन। तो बच्चों में मान लीजिए सारे बच्चों के जो हेयर कलर है वो आपका ब्राउन है, लेकिन बच्चों के अंदर ब्लैक हेयर के लिए जीन मौजूद है, जिसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, क्योंकि इस समय डोमिनेंट कौन सा हो गया, जो फादर का ब्राउन कलर का जीन था उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। फिजिकली आपको वही जीन का प्रभाव दिखा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक हेयर कलर के लिए बच्चों के अंदर जीन नहीं है। क्या पता जो उस जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें किसी भी बच्चे का हेयर कलर, पेरेंट्स का भले ही ब्राउन हो लेकिन बच्चे का ब्लैक हो सकता है, क्योंकि वो उसे अपने दादा दादी से माता माता को मिला है, और माता पिता को मिला, और माता पिता से बच्चे को मिलता है। दे मे बिकम डोमिनेंट इन फ्यूचर। ये क्या हो सकता है कि फर्दर आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सीडीपी का। जैसे सीडीपी में हम डिसेबिलिटीज पढ़ते हैं। डिसेबिलिटीज क्या है आपका,
एक डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है। डिसलेक्सिया आपको कहते हैं पठन विकार, मतलब आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, और डिसग्राफिया होती है लेखन विकार, लिखने में दिक्कत होना बच्चे को। तो ये दोनों जो आपकी डिसेबिलिटीज हैं, ये हम इन्वायरमेंट से एक्वायर नहीं करते, अपनी बर्थ के बाद नहीं मिलती ये चीजें। ये डिसेबिलिटीज ये हमें कहाँ से मिलती है? अपनी हेरिडिटी से, ये हेरिडिटी से ट्रांसफर होती है। ये हमें अपने माता पिता से या फोर फादर से मिलती है। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये विकार है या ये डिसेबिलिटी है, लेकिन उनके माता पिता में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता में उसके लिए जीन नहीं था, उनके अंदर उस डिसेबिलिटी का जीन मौजूद था, लेकिन वो उनमें शो नहीं हुआ क्योंकि वो उस समय रिसेसिव रह गया, और दूसरा जो जीन था वो प्रभावी हो गया। तो देखिए बच्चे को अपने, और ये उनके माता पिता के अंदर था, मतलब बच्चे के दादा दादी के अंदर ये प्रॉब्लम, दादा या दादी में से किसी एक के अंदर ये प्रॉब्लम थी, वो उसके पिता को ना मिलके सीधे डायरेक्ट किस जनरेशन में दिखी, वो उसका प्रभाव जीन का कहाँ दिखा? बच्चा उसके ग्रैंडसन में ये प्रभाव दिखा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो जो आपकी ये सारी डिजीज होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, जरूरी नहीं है कि हर पीढ़ी में शो हो, ये डिफरेंट डिफरेंट पीढ़ी में भी शो हो सकती हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो ये है आपका, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डजंट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट। कहने का मतलब ये है कि जो एक जेनेटिक ट्रेट है, जो एक जेनेटिक करेक्टर है, वो अपना अलग से है, उस पर किसी का प्रभाव, किसी अदर जेनेटिक करेक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसको जहां जाना है वो वहां जाएगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा करेक्टर, दूसरा जीन हमारा किधर जा रहा है या वो कितना प्रभावी है। जैसे अगर एक हम पिता की बात करें, पिता हमारे क्या, किसी बच्चे के कोई पिता क्या है, लंबे हैं, उनकी हाइट लंबी है, तो सारे बच्चे उनके लंबे होंगे, और पिता के जो हेयर कलर है वो आपका ब्राउन है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे लंबे हैं तो उनका हेयर कलर भी सबका ब्राउन होगा। वो माता पे भी हेयर कलर में, वो माता पे भी जा सकते हैं, उनका हेयर कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पिता से कोई हमें जीन मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उनके सारे जीन ही हमें मिले। माता से भी हमको कुछ जीन मिलते हैं, कुछ पिता से ही मिलते हैं। किसी भी जीन का किसी भी अदर जीन में कोई इफेक्ट, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई अपने साथ किसी जीन को ले नहीं जाता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे में तभी दो माता पिता दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, क्योंकि सारे जीन जो ट्रेट वाले जीन हैं, आपके जेनेटिक कैरेक्टर जो शो करते हैं, वो सारे जीन अपने अपने तरह से बच्चों में जाते हैं, अलग अलग वो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या? वातावरण। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन, मतलब वो कोई भी चीज, चारों तरफ का कोई भी, हमारे सराउंडिंग की कोई भी चीज जो जीन नहीं है उसको छोड़ के, जितना भी हेरिडिटी को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, वो इन्वायरमेंट में कंसीडर की जाती है। माँ का जो वूम होता है, माता का वूम भी हमारा एक इन्वायरमेंट ही है, वो भी, उसको भी एक इन्वायरमेंट माना जाता है। उसका भी बच्चे पे काफी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनका, बच्चे का। तो माता का वूम भी क्या इन्वायरमेंट में कंसीडर होता है। सिर्फ जीन और हेरिडिटी को छोड़ के सब चीज हमारा क्या इन्वायरमेंट है। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, ये आपकी चेंज होती प्रोसेस है। इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये डायनेमिक है। हेरिडिटी हमारी स्टैटिक थी, वो चेंज नहीं होती है समय के साथ, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज होते जाता है समय के साथ। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की जो भी सारी चीजें, कुछ भी, फैमिली से लेके आपके फ्रेंड से लेके जो भी आपका खाना पीना, जितनी भी चीजें आपके चारों तरफ, वो सब आपका क्या है, इन्वायरमेंट है। जैसे माँ के वूम में जब बच्चा रहता है, उस माँ जो खाती है, जो पीती है, जो माँ का मेंटल स्टेटस है, उसका प्रभाव भी उसके बच्चे पे पड़ता है, और ये सब उसके इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और यही जो सारे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, वो बच्चे के डेवलपमेंट को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी जो होती है, हेरिडिटी सिर्फ बच्चे के लिए बेस तैयार करती है, किस बेसिस पे बच्चा डेवलप करेगा, और वो एक लिमिट सेट करती है कि बच्चा कहाँ तक किस तरीके से डेवलप कर सकता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है, ये आपका सीधे हेरिडिटी पे इफेक्ट करता है और बच्चे पे इफेक्ट करता है। The environment consists of various types of forces like physical, social, moral, economical, political, cultural and emotional forces. Environment आपका सारे तरह की जो चीजें, फिजिकल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिकल। जैसे बच्चे के इकोनॉमिकल की अगर हम बात करें,
तो कभी कभी बच्चों का इकोनॉमिकल स्टेटस जो होता है वो कम, किसी का लो होता है, किसी का हाई होता है, जो इनकम होती है माता पिता की, किसी की हाई होती है, किसी की कम होती है। तो इन चीजों का भी कभी कभी इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि एडवर्स इफेक्ट पड़े, कभी कभी अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है बच्चे पे। ये नहीं है कि गरीब बच्चा, अगर गरीब है बच्चा, इनकम कम है माँ बाप की, तो बच्चा आगे को पढ़ेगा नहीं, आगे को बढ़ेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कम फैसिलिटीज के साथ भी बहुत अच्छे पढ़ने में निकलते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट शो करते हैं। लेकिन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, किसी में पॉजिटिव पड़ता है, किसी में नेगेटिव पड़ता है। टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल environment so that a child can flourish। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चे को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा वातावरण दे, जो उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो। उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे जिसमें वो अच्छे से ग्रो करे, पूरा कह सकते हैं कि फल फूल सके। जैसे एक बीज होता है, बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो उसको क्या देते हैं, एक अच्छे से सॉइल में डाला जाता है, उसको खाद दी जाती है, पानी की जरूरत उसे होती है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, उसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है। अगर ये सारी चीज प्रॉपर मिले तो पेड़ बहुत, वो सीड क्या होता है, एक दिन बहुत अच्छा पेड़ बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक बच्चे को भी अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिले, सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर अच्छे से दिए जाएं, तो बच्चा भी क्या होता है, बहुत अच्छा डेवलप करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेचर वर्सन नर्चर। नेचर क्या है? नेचर आवर जेनेटिक्स डिटरमाइन आवर बिहेवियर, आवर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एबिलिटीज आर इन आवर नेचर। जो हमारे जेनेटिक्स है, वो हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है या हमारे जीन है, हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। हमारा बिहेवियर हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी जैसी है, जिस तरीके की हम हाइटेड है, लंबे हैं, या हमारा हम फिजिकली कैसे दिख रहा है, हम इंटेलेक्चुअल कितने इंटेलेक्चुअल हैं, ये हमारी हेरिडिटी काफी हद तक डिसाइड करती है। और यही जो हमें हेरिडिटी से मिला होता है वो नेचर होता है। और नर्चर की अगर बात करें, नर्चर our environment, upbringing and life experiences determine our behavior. We are nurtured to behave in certain way। नर्चर की भूमिका बहुत बड़ी होती है किसी के भी डेवलपमेंट में, किसी भी ह्यूमन बीइंग के, किसी बेबी के डेवलपमेंट में नर्चर की भूमिका बहुत। अगर बच्चे को अच्छा पोषण ना मिले, अच्छा वातावरण ना मिले, तो बच्चा कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। भले उसको हेरिडिटी कितनी अच्छी क्यों ना, हेरिडिटी के लिए वो कितना ही अच्छा क्यों ना था, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उसको वातावरण अच्छा नहीं मिला, उसे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला, तो वो अच्छा नहीं बन सकता। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है और फिजिकली बहुत मस्कुलाइन है उनके पेरेंट्स, बच्चे को भी ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि जेनेटिकली उसे ये चीजें मिली होंगी माता पिता से। लेकिन अगर बच्चे को खाना पीना अच्छा ना मिले, न्यूट्रिशन अच्छा ना मिले, तो बच्चा कभी भी उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा जिस तरीके से उसे करना चाहिए। तो नर्चर क्या है? जो भी हमें अपने इन्वायरमेंट से अपब्रिंगिंग मिलती है या माता पिता से जो हमें मिलता है, वो सब हमारा क्या है? नर्चर है। पोषण, जो हमें पोषण मिलता है, वो सब हमारे नर्चर में कंसीडर होते हैं। तो नर्चर की बहुत बड़ी भूमिका है डेवलपमेंट में। सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी डिफाइंस एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड ट्रेट्स। हेरिडिटी हमें सिर्फ क्या बताती है? जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चे को, वो सब का जो सम है वो हमारी हेरिडिटी, अनुवांशिकता है। इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ कंडीशन दैट मेक एंड मॉडिफाई द बिहेवियर। इन्वायरमेंट क्या है? जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, जो हमारे हमको इन्फ्लुएंस करता है या हमको जो बनाता है और उस हम में परिवर्तन लाता है और उस बिहेवियर को परिवर्तन लाता है, वो सब हमारी जो चीजें, सारे फैक्टर हैं, वो इन्वायरमेंट में कंसीडर होते हैं। जैसे हमारा स्कूल है, हमारी सोसाइटी है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा खाना पीना है, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, वो सब आपका इन्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, बोथ आर इक्वली इसेंशियल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर बच्चे में हेरिडिटिकली बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो उसको वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा जहां तक उसको पहुंच सकता था। और अगर बच्चे हेरिडिटिकली थोड़ा बच्चा वीक है और इन्वायरमेंट अगर बच्चे को थोड़ा अच्छा मिल गया, बढ़िया उसको माहौल मिल गया, तो वो ठीक हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इन्हें जो डिसेबिलिटीज के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको कुछ रेमेडीज दे के उनको कुछ तरीकों से मतलब उनमें सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल तो वो ठीक नहीं होते, लेकिन उनमें सुधार किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंट की, क्योंकि हमने उन डिसेबल्ड बच्चों को प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया, जितना वो ग्रोथ कर सकते थे उससे अच्छा हमने उनको इन्वायरमेंट दिया, तो डेवलपमेंट भी उनका अच्छा ही हुआ।
डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। इट मीन्स ये आपका गुणनफल है, ना घटाना ना जोड़ना, सिर्फ गुणनफल। डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का गुणनफल है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। हम एजुकेशन में इसका क्या महत्व है या कैसे इसे इम्प्लाई किया जाता है, ये हम पढ़ते हैं। अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। किसी भी टीचर के लिए बच्चे की हेरिडिटी पता चलेगी उससे, तो उनको पता चलेगा ना इसकी लिमिट क्या है। तो उनको पता होना चाहिए कि बच्चा हेरिडिटिकली कैसा है, कैसे क्या क्या उसके अंदर खासियत है, कैपेबिलिटीज है। वो उसके जैसे अगर हम स्पोर्ट्स के टीचर की बात करें, वो बास्केटबॉल टीम सेलेक्ट कर रहा है, तो वो किसी फिजिकली जो बच्चा थोड़ा लॉन्ग होगा उसी को लेगा उसमें। तो उसे पता होना चाहिए कि इस चीज के लिए ये बच्चा थोड़ा परफेक्ट है, लेकिन उसके साथ उसका क्या होना चाहिए, अगर वो लंबा नहीं, वो फिजिकली उसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो टीचर को सारी चीजें अपने बच्चे के बारे में पता होनी चाहिए, वो हेरिडिटिकली कैसा है और उसको कैसा इन्वायरमेंट से वो आया है और उसको कैसा इन्वायरमेंट हमें देना चाहिए। ये सब टीचर पे डिपेंड करता है अगर बच्चा स्कूल गोइंग है। The knowledge of both the factors will help the teacher in finding out the individual difference among how student in learning different subject। जो भी आपका क्या कहते हैं बच्चे टीचर है, टीचर को नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सारे बच्चे अलग अलग तरीके होते हैं सब, तभी तो सबको इंडिविजुअल बोला जाता है। अगर सारे बच्चे एक जैसे होंगे तो वो आपका इंडिविजुअल नहीं है। और सबकी अपनी अपनी खासियत है, सब में अपना अपनी 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 क्रिएटिविटी है, सबकी अपनी एबिलिटीज है। तो टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटीज क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है। अगर बच्चे को टीचर जो उसका इंटरेस्ट एरिया नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करवाएगा, तो शायद बच्चा उतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा उन स्किल्स का, उसकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए टीचर को अपने बच्चे के बारे में सब पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटीज है और उसमें क्या कमियां हैं। तभी वो उसको सुधार सकता है या उसको आगे बढ़ा सकता है, तभी वो अच्छी लर्निंग करवा सकता है। Hence, teacher must provide a pleasant atmosphere for the student and treat them equally. The teacher must motivate them to adjust with the environment। टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि बच्चा अधिकतर टाइम अपना स्कूल में बिताता है और स्कूल में उसे टीचर ही गाइड करता है। तो टीचर को बच्चे को जितना हो सके अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, जितने अच्छे फैक्टर्स होंगे इन्वायरमेंट में, बच्चा उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और सारे बच्चे को, सारे जितने भी उसके पास स्टूडेंट है उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मतलब सब पे उनका फोकस ज्यादा, ये नहीं कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उस पर वो फोकस ही ना करें। क्यों, क्या होगा नहीं तो, मैंने बताया ना आपको, हेरिडिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, उसके डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। अगर टीचर अच्छा बच्चा है सोच के उस पर फोकस नहीं करेगा, उसे आगे और बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, तो वो अपना लिमिट तक, जो उसकी हेरिडिटी की लिमिट थी जहां तक वो पहुंच सकता था, वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। और कोई बच्चा आपका थोड़ा सा कमजोर है, हेरिडिटिकली कुछ कमजोर है, उस पे भी टीचर को उतना ही फोकस करना चाहिए, उसको उसकी तरह से समझाते हुए, वैसी गाइडेंस देते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। तो टीचर को हर बच्चे को, भले ही वो आगे बढ़ तेज बच्चा हो या कमजोर बच्चा हो, सबको इक्वली टाइम देके अपने, ट्रीटमेंट एक ही नहीं होता, ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों के अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको इक्वली कर मतलब सबको समान समझ के कि मुझे सबको टाइम देना है, इस तरीके से टीचर के माइंड सेट होना चाहिए। और इसी से, और हमेशा बच्चे को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन, लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लर्निंग, बच्चे तभी लर्न करना स्टार्ट करते हैं, लर्निंग तभी बेस्ट निकल के आती है जब बच्चे को मोटिवेट किया जाए। अगर बच्चे को आप मोटिवेट करते रहे किसी भी तरीके से, कोई भी जो बेस्ट वे उस तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट करते रहिए, बच्चे की जो लर्निंग है, जो ग्रोथ है, वो अच्छी ही निकलेगी और बच्चा पसंद करेगा। बच्चा अगर मोटिवेट फील करेगा तो वो कहीं किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सीख जाएगा। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया या आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।